वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन जालियांवाला बाग हत्याकांड को देखने वाले हैं। एक्चुअली जालियांवाला बाग यानी जालियांवाला पार्क हमारे पंजाब राज्य के अमृतसर शहर में स्थित एक पार्क है, इसलिए इसको जालियांवाला बाग बोलते हैं, पार्क है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी हत्याकांड हो जाती है। वो कब होते? 13 अप्रैल 1919 को अंग्रेज अधिकारी के द्वारा देखा जाए तो करीब 1000 से भी ज़्यादा भारतीयों की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। निर्दोष लोगों पर, निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा दी जाती हैं। इसी घटना को पूरे भारतीय इतिहास में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। हम लोग बात करेंगे आज इनके कारण, इस जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण क्या थे और इसमें दोषी कौन था और इनके परिणाम क्या रहे। इसके हर पहलू को आज हम लोग देखने का प्रयास करेंगे ताकि किधर से भी प्रश्न आए तो छूटे नहीं। तो एक्चुअली हम लोग इसके पहले रॉलेट एक्ट को पढ़ रहे हैं, क्योंकि रॉलेट एक्ट और ये दोनों लिंक है। और रॉलेट एक्ट को हम लोग पढ़ चुके हैं। तो रॉलेट एक्ट में हम लोगों ने क्या देखा कि ऐसा एक्ट था जिसमें नो अपील नो दलील वाला एक्ट था। इसमें किसी भी व्यक्ति को, किसी भी भारतीय व्यक्ति को सिर्फ शक के आधार पर कि आप कोई देश विरोधी गतिविधि कर रहे हैं, आपको शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। यानी भारतीय राष्ट्रवाद को कमजोर करने के लिए यह एक एक्ट लाया गया था। भारतीय क्रांतिकारी आतंकवाद, या कह सकते हैं कि जो भी भारतीयों में एकता स्थापित हो रही थी, जहाँ से अंग्रेजों को खतरा महसूस हो रहा था, उन सारे चीज़ों को, उन सारे संस्थान को, उन सारे शख्स को कमज़ोर करना चाहते थे। इसीलिए अंग्रेजों ने वो एक्ट लाया था। तो उस एक्ट के तहत ही पंजाब के दो बहुत ही बड़े पॉपुलर लीडर हुआ करते थे। एक थे डॉक्टर सत्यपाल और दूसरा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। इन दोनों को रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। और इन्होंने कुछ किया नहीं था, शंका के आधार पर, इस पर शक था, क्योंकि ये काफ़ी पॉपुलर थे, इनके पीछे पब्लिकों की भीड़ लगती थी। तो इनको कमज़ोर करने के लिए, यहाँ पे जो लोगों में एकता थी उसे तोड़ने के लिए इन दो नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। याद कीजिए, गांधी जी द्वारा भी 6 अप्रैल को राष्ट्रीय स्तर पर रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक भूख हड़ताल किया गया था। रॉलेट एक्ट के खिलाफ बहुत बड़ा राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन किया गया था। और इसी आंदोलन में ये लोग भी गांधी जी से प्रभावित थे, तो गांधी जी से जुड़ गए थे इनके विचार, इसीलिए ये भी अपनी गतिविधियां पंजाब में कर रहे थे। तो इसीलिए इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से लोगों को एकत्रित करते, तो इनको गिरफ्तार करने के कारण क्या होता है, पब्लिक में आक्रोश आ जाता है। 9 अप्रैल को इनको गिरफ्तारी होती है। और इसकी गिरफ्तारी के बाद पंजाब में एक पर्व है, इसी बीच में आ जाते हैं वैसाखी का पर्व, जो कि अप्रैल महीना में होता है। बहुत ही पंजाबी लोगों का महत्वपूर्ण पर्व होता है वैसाखी। तो वैसाखी का पर्व भी था और यहाँ पर राजनीतिक गहमागहमी भी थी, और उनके दो बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया जा चुका था। गांधी जी भी ने राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन छेड़ रखा था रॉलेट एक्ट के खिलाफ। तो इसीलिए इन लोगों ने आपस में एक बैठक की और शांतिपूर्ण, बिना हथियारों के, सिर्फ लोकतांत्रिक तरीके से ये अपनी बातें रख रहे थे। कहाँ पे? अमृतसर, पंजाब के अमृतसर के जालियांवाला बाग में इन्होंने बैठक रखी। उस बैठक में काफ़ी संख्या में लोग आए, क्योंकि सभी इस एक्ट से, जो रॉलेट एक्ट आया था, सभी इसका विरोध करते थे। और क्योंकि ये बहुत ही अत्याचारी एक्ट था, एक तरह से शोषणकारी एक्ट था, दमनकारी एक्ट था, इसलिए यहाँ पे लोगों को एक होना जरूरी था। ऊपर से गांधी जी जैसे लोगों का नेतृत्व प्राप्त था, इसीलिए लोग यहाँ पे जालियांवाला बाग में एकत्रित हुए आपस में विचार विमर्श करने के लिए कि हमारे नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है, आगे की हमारी क्या रणनीति होगी और इनकी गिरफ्तारी का क्या औचित्य है। ऐसा तो कुछ भी उन्होंने किया भी नहीं है, तो आखिर इसे गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। इस बातों पर वहाँ पे विचार विमर्श हो रहा था। लेकिन उस दौर में पंजाब के जो, जैसे कि वायसराय होते हैं पूरे भारत के, वायसराय पूरे भारत के होते हैं, इसी प्रकार पंजाब में प्रत्येक जितने प्रांत थे वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते थे। तो उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे ओ डायर। तो ओ डायर ने, जो अमृतसर के सेनापति थे, अमृतसर के सेना का सेनापति था, उसका नाम था जनरल आर डायर। तो आप किसी को कन्फ्यूज नहीं होइएगा, आर डायर। उसने आर डायर को भेजा, जाइए वहाँ पे सभा हो रही है, आपको वहाँ पे देखना है क्या हो रहा है। तो ओ डायर ने किसको भेजा? आर डायर को। कन्फ्यूज नहीं होइएगा, ओ डायर कौन था? लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब। और आर डायर कौन थे? सेनापति,
सेनापति थे अमृतसर के सेना के। तो ओ डायर ने आर डायर को भेजा कहाँ पे, जालियांवाला बाग में देखने के लिए। तो जनरल आर डायर ने यहाँ पर क्या समझ लिया, उसको आदेश कहा जाता है कि उन्होंने आदेश को गलत तरीके से समझा, उसे सिर्फ देखने के लिए भेजा गया था। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद इन्होंने लोगों की भीड़ को देखा तो ये आग बबूला हो गए और निहत्थे लोगों पर सिर्फ 3 मिनट के अंदर यहाँ जगह खाली करो और हम लोग पहले जान लें जालियांवाला बाग का जो स्ट्रक्चर है एक पतला सा 4 फीट का रास्ता है इन करने का और इसे इधर से इसी रास्ते से फिर आउट होने का, यानी इन भी इधर से होना है और आउट भी इसी रास्ते से होना है, इन आउट दोनों यही रास्ते से होना था। और कह दिया कि 3 मिनट के अंदर यह स्थान खाली करें। तो 4 फीट के रास्ते में 1000 से ज़्यादा लोगों की भीड़ है, वो कैसे निकल सकती है। और इन्होंने यहीं पर अपने सेना भी खड़ी कर दी, यहीं पर अपने रास्ते में इसी 4 फीट के गली में अपनी सेना भी खड़ी कर दी। तो लोग निकल नहीं पाने लगे और अंधाधुंध गोलियां चलाने प्रारंभ कर दी। और कहा जाता है कि 1650 राउंड गोलियां चलाई इन्होंने, 1650 राउंड गोलियां चलाई और अंधाधुंध फायरिंग, ओपन फायरिंग कर दिया। और निहत्थे लोगों की लोग मरते गए और कुछ लोग दीवालों को फांद कर भागना चाहते थे, लेकिन वो काफ़ी बड़ी होने के कारण भाग भी नहीं पा रहे थे। कुछ भागे, कुछ गिर कर मर गए, कुछ दब कर मर गए। और कहा जाता है कि कुआं था, कुछ लोग छुपने के लिए कुआं में कूदने लगे। तो बहुत सारी भीड़ कुआं में कूदने के कारण एक दूसरे पर वो लद गए और कुआं में दम घुटने के कारण वहां भी काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई। गोली चलने के कारण, दीवारों से गिरने के कारण, कुआं में दबने के कारण मरने वालों की संख्या 1200 से ज़्यादा हो गई। लेकिन जब सरकारी आंकड़ा जारी किया, अंग्रेजों ने कहा कि नहीं 379 लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन मरने वालों की संख्या 1200 से ज़्यादा थी। गांधी जी को भी लगा कि इसके विरोध में पूरे देश में कहीं हिंसा न भड़क जाए, इसीलिए गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो सत्याग्रह प्रारंभ किया था 6 अप्रैल से जो प्रारंभ किया था उसे 18 अप्रैल को समाप्ति करने का घोषणा कर दिया। जालियांवाला बाग हत्याकांड के दृश्य को देखकर उसके खिलाफ जन आक्रोश की भावना को जिस प्रकार देश में फैल रहा था उसको देखते हुए उन्होंने 18 अप्रैल को रॉलेट एक्ट सत्याग्रह को वापस ले लिया। इसके खिलाफ देश में लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से इसका विरोध किया। रविन्द्रनाथ टैगोर जो कि भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता थे, उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो अंग्रेजों के द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी गई थी उसे वापस कर दी विरोध स्वरूप। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में आपसे प्रश्न यहाँ पे पूछा जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि वापस कर दी, तो नाइटहुड की उपाधि। इसी प्रकार ये एक कथन है दीनबंधु एफ एंड्रूज ने ये कहा हत्याकांड के विषय में, जालियांवाला हत्याकांड के को कहा कि जानबूझकर की गई हत्या। यहाँ ऐसा कुछ नहीं कि कोई कन्फ्यूजन में हुआ या कोई विद्रोह भड़क रहा था, ये तो जानबूझकर साजिश के तहत की गई हत्या है। ये किसने कहा है, दीनबंधु एफ एंड्रूज ने। इसी प्रकार शंकर नायर जो कि वायसराय के कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे, उन्होंने वायसराय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल से इस्तीफा दे दिया। वायसराय के परिषद होता था, उसमें कुछ भारतीयों को भी स्थान दिया गया था, इसमें शंकर नायर भी शामिल थे। शंकर नायर ने कहा कि ऐसे वायसराय के साथ रहकर क्या फायदा जो कि भारतीयों के ही हत्या का दोषी हो, भारतीयों के ही 1000 से ज़्यादा भारतीयों की हत्या का दोषी हो, वैसे सत्ता के साथ क्यों सहयोग करना, और इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसी प्रकार कांग्रेस ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी, उन्होंने अपने स्तर से इस हत्याकांड की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया। कांग्रेस ने एक आयोग की, एक समिति का गठन किया। हम लोग जानते हैं जब कोई बड़ी घटना हो जाती है तो समिति का गठन होता है और ये बहुत पहले से चला आ रहा है। इसी के क्रम में जब ये घटना होती है तो कांग्रेस ने एक समिति बनाई, एक आयोग बनाया जिसके अध्यक्ष थे महामना मदन मोहन मालवीय। महामना मदन मोहन मालवीय इसको अध्यक्ष बनाया। और समिति के अन्य सदस्यों में देखा जाए तो मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, बदरुद्दीन तैयब और S जयकर शामिल थे। इन लोगों का नाम को आप याद रखेंगे, कौन कौन थे समिति में, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, बदरुद्दीन तैयब, जयकर। कांग्रेस की जो जांच समिति थी इसने अपने रिपोर्ट में जनरल डायर की निंदा की और उसको इस घटना के लिए दोषी माना और उसके खिलाफ कार्रवाई करने का मांग किया। लेकिन वहीं दूसरी ओर सरकार ने भी इन लोगों के भावना को देखते हुए, इन लोगों को एक तरह से कह सकते हैं कि बहलाने फुसलाने के लिए, ताकि बहुत बड़ा उपद्रव न मच जाए,
एक समिति बनाई सरकार ने जिसका नाम है हंटर समिति या हंटर आयोग, हंटर कमीशन। एक्चुअली ये हंटर आयोग 1882 में भी था, वो शिक्षा से संबंधित था, लेकिन ये हंटर आयोग जो कि 1919 में गठित हुआ था, ये 1919 का हंटर आयोग है। इस हंटर आयोग का संबंध किससे था? जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए, और इसे ब्रिटिश सरकार ने गठित किया था। इसे ब्रिटिश सरकार ने गठित किया था इस हत्याकांड की जांच के लिए, और इसमें 3 भारतीयों को भी नियुक्त किया गया था। ये 3 भारतीय कौन थे? इसका नाम याद रखिएगा, चीमनलाल सीतलवाड़, सुल्तान अहमद और जगत नारायण। हंटर आयोग जो कि अंग्रेजों के द्वारा गठित किया गया था जालियांवाला बाग हत्याकांड के तो जांच के लिए, उसमें कितने भारतीयों को मौका मिला? 3 भारतीयों को, चीमनलाल सीतलवाड़, सुल्तान अहमद और जगत नारायण। और इस आयोग ने हंटर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में जनरल डायर का पक्ष लिया, क्योंकि यहाँ पे कुल 8 मेंबर थे। हंटर आयोग में कुल 8 मेंबर थे, 8 में से भारतीयों की संख्या कितनी थी? 3 थी, तो बहुमत तो अंग्रेजों के पास था क्योंकि उनकी संख्या 5 थी। इसीलिए उन्होंने जो निर्णय दिया अपना बहुमत से, उसमें जनरल डायर की तारीफ की, तो उन्होंने बड़े ही सूझबूझ तरीके से परिस्थिति को संभाल लिया। बहुत बड़ा उपद्रव हो सकता था। और इतना ही नहीं, इसने रिपोर्ट में जो तारीफ तो किया है, रिपोर्ट में उसे निर्दोष करार दिया है। ब्रिटिश जो संसद थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी जनरल डायर को शेर कहा गया, जनरल डायर को लायन की उपाधि दी गई, और वहाँ पर उसके लिए पदोन्नति का व्यवस्था किया गया। जब वो ब्रिटेन पहुँचे, लंदन पहुँचे, तो उसकी पदोन्नति दी गई, उसकी तारीफ हुई वहाँ के समाचार पत्रों में भी। एक तरह से कह सकते हैं यह भारतीयों के मुंह पर एक तमाचा था कि आपकी यहाँ भारतीयों की इतनी नृशंस हत्या करने वाले को वहाँ अवार्ड मिल रहा है ब्रिटेन में, लंदन में। तो ये बहुत ही गलत बात थी। इतना ही नहीं, वहाँ की जो पार्लियामेंट थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट, उन्होंने उसको पता था कि ये बहुत ही गलत काम किया गया है। आखिर ये जो दोषी है जिन्होंने हत्याकांड को अंजाम दिया है, जनरल डायर, तो उनको बचाने के लिए, उनके और भी पुलिस सैनिक को बचाने के लिए एक बिल पास किया गया जिसका नाम है इंडेमनिटी बिल। इंडेमनिटी बिल यानी त्वरित एक्शन किस प्रकार लिया जाएगा विषम परिस्थिति में, और उस समय उसे क्या क्या अधिकार हो सकते हैं, ये सारे अधिकारों से लैस कर दिया गया सेनापति को, ताकि वो दोष मुक्त हो सके। तो जनरल डायर और उनके लोगों को दोष से बचाने के लिए एक एक्ट पारित किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट जिसका नाम है इंडेमनिटी बिल, और ये बिल पारित होकर जनरल डायर को बचाने का प्रयास किया गया। इसी प्रकार मॉर्निंग पोस्ट जो अखबार है, मॉर्निंग पोस्ट, उन्होंने जनरल डायर को अवार्ड देने के लिए धनराशि एकत्रित करने का कार्य शुरू किया, और कहा जाता है उसको लगभग 26,000 पौंड जो कार्य प्रारंभ किया, धनराशि 26,000 पौंड थी, लेकिन कहीं कहीं देखा जाता है कि 30,000 पौंड तक का राशि उन्होंने जमा कर लिया। किसको? जनरल डायर को अवार्ड करने के लिए। यानी एक दोषी व्यक्ति को जब अवार्ड दिया जाता है तो उसका मन तो बढ़ेगा ही। इसी के साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब जनरल डायर इस कुकृत्य को अंजाम दे रहे थे, उसी समय पंजाब के एक हमारे शेर उधम सिंह, जिसकी उम्र उस समय मात्र 11 साल थी, 1919 के जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय उधम सिंह जो एक बालक था, उन्हें उसी समय प्रण ले लिया था कि मैं इसे मारूंगा। उसे मारने का, डायर को मारने का किसने संकल्प ले लिया था? उधम सिंह ने। और इसी प्रयास में उधम सिंह लग गए, और 21 साल बाद 1940 में जब वो इस लायक हो जाते हैं उधम सिंह, 1940 में उधम सिंह जाते हैं लंदन, और लंदन के कार्यक्रम में जहाँ के डायर को कुछ पुरस्कार दिया जा रहा था, उसे कुछ भेंट दिया जा रहा था, वहीं पर कार्यक्रम में पहुंचते हैं उधम सिंह 1940 में, और धनाधन गोली चला देते हैं उनके सीने पे, और वहीं पे ढेर हो जाते हैं डायर। इसके बाद कभी भी उधम सिंह भागे नहीं। उधम सिंह ने अपनी पिस्तौल जो ब्रिटेन में अंग्रेज अधिकारी थे उसको दे दी, कहा कि मैंने संकल्प लिया था इसे मारने का, कि इन्होंने हमारे भाइयों बहनों की हत्या की थी, हमारे भारतीयों की हत्या की थी, आज मैंने इसकी हत्या कर दी, मेरा संकल्प पूरा हुआ, मुझे एक पल भी अब नहीं जीना है, आप मुझे मार सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं, और पिस्तौल अंग्रेजों को थमा दी। तो उधम सिंह ने
बदला ले लिया जनरल डायर को मारकर जालियांवाला बाग हत्याकांड का। तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है, जब आर डायर की हत्या किसने की? तो उधम सिंह ने। कब की? 1940 में की। तो आप देख रहे थे जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम लोगों ने इसका ऑब्जेक्टिव मोड में भी पढ़ा और किस प्रकार इसका स्टोरी बनता है उस चीज़ों को भी देखा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1 एंड वाचिंग दिस वीडियो। साथ ही कहना चाहूँगा, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए लाइक, कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, ताकि मैं एवरी मॉर्निंग सुबह 9 बजे इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूं। और ये बिल्कुल यूजीसी नेट जीआरएफ सिलेबस के अकॉर्डिंग होता है। एक एक टॉपिक वाइज क्लासेस हो रही है और आप आराम से अपनी तैयारी को घर बैठे शानदार कर सकते हो, वो भी बिल्कुल मुफ्त। सिर्फ चैनल को करना है सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस। आपको 9 AM एवरी डे वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।